डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हैरिस वैलेंटिनो है और मैं इटली का रहने वाला हूँ। मुझे यहाँ का एक फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट कहा जाता है। मैं एक कंपनी चलाता हूँ जहाँ पर हम नई नई दवाइयाँ बनाते हैं। हमारी इटली की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत छोटी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बना पाऊँ। हम यहाँ पर कई तरह के प्रयोग करते हैं। नई नई बीमारियां तो आती ही रहती हैं और हम उनकी दवा बनाने की कोशिश करते हैं। ये काम मैं पिछले 5 सालों से कर रहा हूं, लेकिन 2020 में हमें जैसा झटका मिला था वैसा शायद कभी नहीं मिला होगा। कोरोना ने इस तरह से तबाही मचाई थी कि मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। हमें जल्दी से नई नई तरह की दवाइयां बनानी होंगी ताकि ऐसी बीमारियों से लड़ पाएं। कोरोना की वैक्सीन हम बना नहीं पाए थे और दुनिया के और देशों ने ये वैक्सीन्स बना ली थी। उसके बाद मुझे लगा था कि बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी होने के बावजूद हमारे प्रयोग पीछे रह रहे हैं। हमें कुछ अलग बनाना होगा। हमें नई विधियां जाननी होंगी, लेकिन वो विधियां कैसे जानते हम? हमारी तकनीक काफ़ी पिछड़ती जा रही थी और दुनिया पर राज करने का मेरा सपना जैसे छिनता जा रहा था। ये बीमारियां हम कैसे खत्म कर सकते हैं? पता नहीं कुदरत कहां से नई नई बीमारियां हमारे सामने लाकर खड़ी कर देती है और हमें उससे लड़ना पड़ता है। कभी कभी हम गिर जाते हैं, लेकिन हम दोबारा उठ खड़े होते हैं। 2020 में भी कोरोना ने इसी तरह से तबाही मचाई थी। हम गिरे थे, फिर से उठकर खड़े हो गए और मैंने सोचा था ऐसी दवाई बनाऊंगा जो इन तरह की सारी बीमारियों को खुद ही संभाल पाए। हर बीमारी को एक ही वैक्सीन खत्म क्यों नहीं कर सकती? ये सिर्फ मेरी सोच थी और बड़े बड़े वैज्ञानिक मुझ पर हंसे थे, क्योंकि बीमारियां अलग तरह से काम करती हैं। अलग शरीर पर अलग तरह से काम करने के बावजूद कुछ लोग मरते हैं, कुछ बचते हैं, जिसका जवाब वैज्ञानिक ढूंढ नहीं पाते हैं। मैं बस ये कहना चाहता था कि एक वैक्सीन से क्या हम हर बीमारी को खत्म नहीं कर सकते? उन्होंने कहा था नहीं, और मैं चुपचाप उस कॉन्फ्रेंस से बाहर आ गया था। मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता था, लेकिन सबक सिखाने से ज़्यादा मैं अपनी काबिलियत साबित करना चाहता था। कैसे कर पाता? मेरे पास वो तकनीक ही नहीं थी, लेकिन मैं अपने शौक़ ज़रूर पूरे करता हूँ। बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी होने के बहुत फ़ायदे होते हैं। आपके पास ढेर सारा पैसा होता है जिसे आप कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं। मुझे दुनिया घूमने का शौक़ है, इसलिए मैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाता ही रहता हूँ। मुझे एंटीक चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। मैं मानता हूँ कि प्राचीन काल की जो सभ्यता थी, उन्होंने हमसे आगे की तकनीक हासिल कर ली थी, इसीलिए तो वो बड़े बड़े पिरामिड बना पाए। भारत में मैंने ऐसे ऐसे मंदिर देखे हैं जो हम आज भी नहीं बना सकते। आखिर उन्होंने ये सब कैसे कर लिया था? मैं आज भी ये सोचता हूँ और मुझे लगता है शायद प्राचीन काल के लोग हमसे ज़्यादा तेज़ दिमाग थे, लेकिन वो तकनीक कहाँ चली गई? वो लोग अपनी इस तकनीक को आगे क्यों नहीं बढ़ा पाए? इस सवाल का जवाब शायद कोई नहीं दे सकता। इस बार मैं इजिप्ट आया हुआ था। इजिप्ट के वो पुराने बड़े बड़े पिरामिड देखकर मैं हमेशा मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ और सोचता रह जाता हूँ, इतने साल पहले, लगभग 3000 से 5000 साल पहले ऐसे बड़े बड़े पिरामिड कैसे बनाए गए होंगे? मैं बस उन्हें देखता रह जाता हूँ और वहाँ पर कभी कभी ऑक्शंस भी लगती हैं। वहाँ ज़मीन के नीचे से कई ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिन्हें बड़े बड़े वैज्ञानिक खरीदने की कोशिश करते हैं। मैं भी वहाँ पर अपने शौक़ के तौर पर बोली लगाता ही हूँ, और इस बार वहाँ पर पुराने खजाने, पुराने बक्से, एक अजीब सा अंडा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। तो मैंने सोचा ढेर सारा पैसा है और इस बार कोरोना के कारण बहुत सारे बड़े बड़े अमीर लोग यहाँ पर नहीं आए हुए थे, शायद मैं कुछ अच्छा खरीद पाता। मैं उस ऑक्शन में बैठ गया था, लेकिन वहाँ जितने भी लोग आए थे वो बहुत ज़्यादा बोली लगा पा रहे थे।
मैं इतनी बोली नहीं लगा सकता था क्योंकि मेरी फार्मास्यूटिकल कंपनी भले ही बड़ी है लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि मैं अरबों में पैसे खर्च कर सकूं। अंत में बारी आई एक अंडे की। कहा जा रहा था कि ये अंडा 20,000 साल पुराना है और किसी को पता नहीं चल पा रहा है कि ये अंडा किसका है। मैंने सोचा मैं इसे खरीद लेता हूँ और इसमें से कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बायोलॉजिकल एंटिटीज मुझे शायद मिल जाएंगी, कोई डीएनए मिल जाएगा, इससे मुझे फ़ायदा हो सकता है। उस अंडे पर किसी ने बोली नहीं लगाई थी। मैंने आसानी से वो अंडे पर बोली लगाकर उसे अपना बना लिया था, बहुत ही कम पैसों में। मैं खुश था, आखिरकार मैं कुछ तो लेकर जा रहा हूँ। जब मैं उसे लेकर इटली पहुँचा था तो अपने कई अमीर दोस्तों को दिखाया था, कई आर्कोलॉजिस्ट मैंने उन्हें भी दिखाया था और वो भी हैरान थे। 20,000 साल पुराना अंडा, आखिर इस अंडे में होगा क्या? ये तो काफ़ी महंगा बिकना चाहिए था, तुमने बड़ी आसानी से खरीद लिया। इसे संभाल कर रखना, इसे इसी तरह ऑक्शन में डाल देना, तुम्हें करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। मैं पैसों का लालची नहीं हूँ, मुझे पुरानी चीज़ें अपने आप पसंद हैं। दोस्तों की सलाह ली थी, उसके बाद उस अंडे को लेकर मैं घर आ गया था। मैं सोचता जा रहा था करूँ तो इस अंडे का करूँ क्या? क्या इसे तोड़कर इसके अंदर जो भी मिलता है उसका डीएनए टेस्ट कराने की कोशिश करूं? किस जानवर का अंडा है ये जानने की कोशिश करूं? हो सकता है कुछ ऐसा जान लूं जो किसी को पता ना हो। वो अंडा अजीब सा था। आमतौर पर ऐसे अंडे नहीं होते जो बाहर से इस तरह प्लास्टिक के पेपर जैसे में लिपटे हों। ऐसा लग रहा था 20 साल पहले भी किसी तकनीक से इस अंडे को हाथ से बनाया हो। काफ़ी उबड़ खाबड़ था, जबकि प्राचीन अंडे बिल्कुल गोल होते हैं। मैंने उस अंडे को टेबल पर रखा था और मैंने सोचा नहीं था कि वहाँ से वो लुढ़क सकता है, लेकिन वो लुढ़का और ये शायद मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। कभी भी ऐसी चीज़ों को आमतौर पर टेबल पर नहीं रखा जाता, ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ पर यह खराब ना हो। मैंने एक कमरा बनाया हुआ है प्राचीन चीज़ें रखने के लिए। मैं हमेशा वहाँ सब चीज़ें संभाल कर रखता हूँ। शायद मैंने शराब पी हुई थी, इसीलिए उस अंडे को टेबल पर रख दिया और वो लुढ़क गया। लुढ़क कर वो ज़मीन पर गिर गया और जब ये आवाज़ मैंने सुनी थी, मैंने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। हो गया भारी नुकसान। यार ये बहुत महंगा बिक सकता था, मैंने इसे तोड़ दिया। लेकिन तभी ख्याल आया, कोई बात नहीं, अंदर से जो भी निकलेगा उसके टेस्ट करूँगा, उससे भी बहुत पैसा कमा सकता हूँ, बहुत इज्जत कमा सकता हूँ। भाग कर मैं उस अंडे के पास गया तो ऊपर से वो अंडा टूटा हुआ था, लेकिन उस अंडे में जो मौजूद था वो सबसे हैरानीजनक था। एक प्राचीन किताब उस अंडे के अंदर थी। मैं बार बार आंखें मलता, आखिर अंडे के अंदर ये किताब कैसी? अगर ये अंडा 20,000 साल पुराना है तो ये किताब भी 20,000 साल पुरानी होगी। चमड़े से बनी हुई किताब जिस पर डरावने डरावने से चेहरे बने हुए थे, अजीब अजीब से आकार बने हुए थे। देखने में ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही थी, लेकिन 20,000 साल पुरानी किताब तो होगी ही। उसे किसी को दिखाना होगा, लेकिन उससे पहले खोलकर ही देखता हूँ उसके अंदर है क्या। मैं खुशकिस्मत हूँ जो सबसे पहले ये किताब मैंने छुई है। देख भी लूँ अंदर क्या है। जैसे ही मैंने उस किताब को हाथ में पकड़ा, वो बहुत भारी किताब लग रही थी। उसे हाथ में पकड़ते ही हाथ में जैसे करंट सा लगा था। क्या उसके अंदर करंट होगा? लेकिन कैसे? 20,000 सालों से क्या उसके अंदर करंट अब भी इसी तरह से बंद था जो मुझे इस तरह का झटका लगा? मैं समझ नहीं पाया और जैसे ही मैंने उसका पहला पन्ना निकाला, उस पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। ये इजिप्ट की प्राचीन भाषा थी, लेकिन उसे समझा जा सकता था। इन भाषाओं की लिपि इंटरनेट पर उपलब्ध है और उसे ट्रांसलेट करने का तरीका भी वहाँ पर उपलब्ध है। फिर भी मुझे 2 घंटे लग गए थे उसे पूरी तरह से ट्रांसलेट करने के लिए। पहला पन्ना ही 2 घंटों में ट्रांसलेट कर पाया था मैंने उसे ट्रांसलेट किया और उसके जो अर्थ थे वो समझ से बाहर थे। वहाँ कहा गया था, ये किताब किस्मत बदलने वाली किताब है, दुनिया की किस्मत बदलने वाली। हमेशा से ये किताब इसी तरह से चलती आ रही है। ये हमें भविष्य से जोड़ती है, हमारा ही भविष्य। उसके बाद हमें सच्चाई का पता चलता है और हमें यहाँ पर और भी कई चीज़ों का पता चलता है। भविष्य में आने वाली आपदाओं को सहना, समझना और बदलना, इसमें सारी विधियाँ बताई गई हैं और उन विधियों का इस्तेमाल करके हम सब कुछ बदल सकते हैं। नीचे वाली लाइंस में लिखा था कि इस किताब को जितनी भी पुरानी माना जाए वो सच ही होगा।
हमेशा से इस किताब का इस्तेमाल किया गया दुनिया का इतिहास बदलने के लिए। उसके बाद इसे इसी तरह से छिपा दिया गया। अगर तुम इस किताब का इस्तेमाल कर लो तो इसे दोबारा अपनी तकनीक के किसी चीज़ में दबा देना और ज़मीन में गाड़ देना, ताकि हज़ारों साल बाद ये फिर किसी को मिल पाए। इसके बाद मैंने अगला पन्ना खोला कि मैं उसे भी ट्रांसलेट कर पाऊँ। जैसे ही मैंने अगला पन्ना खोला वो खाली था। मैं पन्ने पलटता गया, लेकिन सारे पन्ने अगले खाली ही थे। मैं समझ नहीं पा रहा था, सिर्फ एक ही पन्ने में ये कहा गया है, बाकी सब पन्ने खाली हैं। इसके बाद मैं अंतिम पन्ने पर आ गया। अंतिम पन्ने को फिर से मैं ट्रांसलेट करने लगा और पहली 2 लाइन सी जब मैंने ट्रांसलेट की थी उसका मतलब था कि यहाँ तक तुम पहुँचे हो तो पिछले पन्ने तुम पढ़ नहीं पाए हो। वो पन्ने खाली नहीं हैं, वहाँ पर इतिहास लिखा गया है। अपने अंगूठे पर कुछ कट का निशान बना लो। जब वो कट बन जाएगा उससे निकला खून पहले पन्ने को छुआना। उसके बाद तुम अपने शरीर में पहुंच जाओगे, भविष्य के शरीर में। उसके अगले जो शब्द थे मैं पढ़ना नहीं चाहता था, मैं कोशिश करना चाहता था क्या ये सच है, क्या हो सकता है कि मैं भविष्य में जा सकता हूँ। मेरी हंसी निकल गई थी। मुझे यकीन था ये किसी तरह का प्रैंक है, किसी ने शायद सबको बेवकूफ़ बनाया होगा। इस तरह प्राचीन लिपि में लिखा होगा, ये किताब बनाई होगी, अंडे में डाली होगी और ये भी कहा कि ये 20,000 साल पुराना अंडा है। यार मुझे किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, इतनी महंगी चीज़ दे दी। इसके बाद मैं खाना बनाने के लिए चला गया था। खाना खाकर मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर से मैंने इस किताब को पकड़ लिया। चलो कोशिश तो करके देखते हैं। मैंने अपने अंगूठे पर एक सुई चुभोई, जिस कारण अंगूठे से खून निकलने लगा। मैंने उस अंगूठे को पहले खाली पन्ने पर रखा और जैसे ही खून उस पन्ने को छुआ था एक धमाका सा हुआ था। दूर दूर तक धमाके की आवाज़ गूंजती रही थी और आंखों के सामने जैसे रोशनी सी छा गई थी। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, फिर से खोली, मैं उसी जगह पर था, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। ये मेरा ही घर था, लेकिन बहुत पुराना सा। कटे फटे से कपड़े टंगे हुए थे। दीवारों का जो रंग था वो उखड़ चुका था। ज़मीन पर इतनी सारी मिट्टी थी और बेड पर भी बहुत सारी मिट्टी। मेरे लेटने के निशान बने हुए थे। मैं इधर उधर झांकने लगा, आखिर क्या हुआ? क्या बाहर कोई बम का धमाका हुआ जिस कारण यहाँ इस तरह से मिट्टी ही मिट्टी आ गई? हो क्या सकता है? जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर पहुंचा, जो मेरी आंखों के सामने था, मैं उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मेरे घर के सामने वाली सड़क पर घास उगी हुई थी। नई सड़क पर इतनी जल्दी घास कैसे उग गई मेरी समझ से बाहर था। आसपास पड़ोसियों के घर भी कुछ टूटे हुए थे तो कुछ वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। ऐसा लग रहा था समय बदल चुका हो। कई चीज़ें वहाँ मौजूद नहीं थी। वहाँ बड़े बड़े खंबे लगे हुए थे, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई थीं जो पहले यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ करती थी। बहुत सारी टूटी फूटी गाड़ियाँ सड़क के बिल्कुल बीच पड़ी थीं और कुछ के डिज़ाइन बहुत नए से लग रहे थे। ऐसे गाड़ियों के डिज़ाइन मैंने कभी देखे ही नहीं। बहुत रोमांचक से, बहुत अद्भुत से लग रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये गाड़ियाँ कहाँ से आ गई, और वो भी पुरानी जंग खाई हुई। मैं सड़क पर भाग रहा था सच्चाई जानने के लिए। मुझे कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था, कोई जानवर नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पर सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। मैं बहुत दूर तक भागा था किसी से बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर शहर ही बदला हुआ था। मैंने कभी इस शहर को इस तरह से नहीं देखा, पुराना पुराना सा। इसके बाद मैं भागता रहा। मैं वो ग्रॉसरी स्टोर तक जाना चाहता था जहाँ से मैं खाना लाया करता था। मुझे लगा था हर चीज़ बंद होगी जैसे ही इंसान गायब हो चुके हैं। वो ग्रॉसरी शॉप खुली थी और उसके अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। जब मैं उस ग्रॉसरी शॉप के अंदर गया, उस बूढ़ी औरत को पहचान लिया था मैंने। आंट मैरी। लेकिन इतनी ज़्यादा बूढ़ी कैसे हो गई? पहले तो वो जवान हुआ करती थी, लेकिन अचानक एक दिन में वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी सी हो गई। उनकी गालें नीचे की तरफ लटकी हुई थी। उनकी उम्र जैसे 30 से 40 साल बढ़ गई हो। लेकिन अचानक ये सब हो कैसे गया? मैं उनसे जाकर बात करने लगा था। उन्होंने भी मुझे देखकर कहा, आज क्या लेने आए हो? तुम्हारे पास कुछ है भी देने को या नहीं, या फिर से मुझसे मुफ्त में खाना लेने आए हो? मैंने कहा, खाना नहीं लेने आया, मैं सच्चाई जानने आया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ हो क्या गया है। सब कुछ पुराना पुराना सा।
लेकिन अभी तो मैं जवान हूं, इतना सब कुछ, पूरी दुनिया कैसे बदल गई? तो आंट मैरी ने कहा, क्या जवान हो, जरा आईने में खुद को देखो तो सही। मैं आगे आईने की तरफ गया। जैसे ही मेरी नजर आईने पर पड़ी, मेरा चेहरा बूढ़ा हो चुका था, जैसे मैं 30 साल बूढ़ा हो चुका था। पहले मैं 22 साल का लड़का था, लेकिन अब मैं 50 साल का आदमी जैसा लग रहा था, जिसकी दाढ़ी भी सफ़ेद थी, चेहरा भी मुरझाया सा था। मैं दंग सा हो गया था और डर कर पीछे गिर गया। मैं आंखें मलता गया, अपनी चूंटियां काटता गया। सब ये सपना होना चाहिए, सच नहीं हो सकता। लेकिन यह सच्चाई थी। मैं उठ खड़ा हुआ सच्चाई जानने के लिए और आंट मैरी से बात करने लगा। क्या हुआ यहाँ? मैं बस उस किताब को पढ़ रहा था, उस पर अंगूठा लगाया और उसके बाद जैसे मैं 30 साल आगे आ गया। तो आंट मैरी बोली, लगता है तुम पागल हो गए हो, लगता है सठिया गए हो। हर रोज मुझसे सामान लेने आते हो, लेकिन आज अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। कौन सी किताब? मैंने हाथ में उस किताब को पकड़ा हुआ था। ये किताब, इस पर अंगूठा लगाया था। जैसे ही मैंने उस किताब को खोला, वहाँ पहले पन्ने पर वो अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही मैंने दूसरा पन्ना खोला, वहाँ पर इंग्लिश में बहुत सारे शब्द लिखे हुए थे। एकदम से दंग हो गया था। वहाँ लिखा हुआ था, क्या तुम हैरिस हो? क्या तुम 2050 में पहुँच गए हो? मैं यहाँ 2022 में आ चुका हूँ। मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। डरो मत, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। वहाँ कहीं से पेन लो, इस पर लिखो, उसके बाद मैं तुम्हें जवाब दूंगा। इस किताब के जरिए ही हम बात कर सकते हैं। डरना मत, इस किताब को अपने पास ही रखना। मैंने उस ग्रोसरी शॉप से एक पेंसिल ली और उसके सहारे उस किताब में लिखने लगा। मैंने जैसे ही कुछ शब्द लिखे, नीचे और शब्द उभरने लगे। मैंने लिखा था, क्या सच में मैं भविष्य में आ चुका हूँ? नीचे जवाब उभर आया था, हाँ, तुम 2050 में हो। ये एक रहस्यमय किताब है जो इतिहास बदल सकती है। हमारे इतिहास को पूरी तरह से बदलकर भविष्य सुनहरा बना सकती है। इसका इस्तेमाल करो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इतिहास में क्या हुआ था, तुम उस जवाब को ढूंढो। मैंने भी नीचे लिखने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा पन्ना भर चुका था। उसके बाद दूसरे पन्ने पर मैं लिखने की कोशिश तो करता रहा, लेकिन जैसे कुछ लिख ही नहीं रहा था। कोशिशें करता रहा मैंने पेंसिल बदली, पेन बदला, लेकिन वहाँ पर लिखा नहीं जा रहा था। मैं हैरान परेशान, अब करूँ भी तो क्या करूँ? उसके बाद दिमाग में आया, क्या मैं अपना अंगूठा लगाकर देखूँ? वहाँ पर एक जख्म अब भी बना हुआ था। जैसे ही मैंने अंगूठे को वहाँ पर छुआ था, आंखों के सामने रोशनी छा गई। एक धमाका सा कानों में गूंजने लगा और जब सब कुछ सही हुआ, मैं अपने कमरे में था। मेरा कमरा बिल्कुल नया, वैसे ही कपड़े टंगे हुए, वैसे ही मेरा बेड लगा हुआ। मैं भागकर अपने घर से बाहर निकला। सब कुछ सही था, सड़क पर कोई घास नहीं थी। मैंने भागकर वो अखबार को उठाया और वहाँ पर तारीख भी 2022 की ही थी। आंखें मलता रह गया मैं। हुआ क्या है यहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा। मैंने जैसे ही उस किताब को खोला, पहले पन्ने पर सारे शब्द लिखे हुए थे, लेकिन दूसरे पन्ने पर नए शब्द थे। उन शब्दों में लिखा हुआ था, तुम अपने समय में पहुंच गए ना, अब तुम्हें यकीन आ गया है। यहाँ पर कुछ लिखने की कोशिश करो। इसके बाद मैंने लिखा, मुझे पूरी सच्चाई बताओ, मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम भविष्य से हो तो तुम सब जानते होंगे। इसके बाद अगले अक्षर उभरने लगे, मैं अधूरा सच जानता हूँ। 2025 में कुछ हुआ था जिस कारण यहाँ आबादी मौजूद नहीं थी। लोग बहुत भारी संख्या में मरे थे। हुआ क्या हमें याद ही नहीं। हमें 2025 से पुराना कुछ भी याद नहीं आता। जितने भी इंसान धरती पर मौजूद हैं वो पुरानी यादें ताज़ा नहीं कर सकते, बस किताबें पढ़ सकते हैं, उसी में इतिहास जान सकते हैं। लेकिन 2025 में कुछ होगा जिसके कारण लोग मारे जाएंगे। जब मेरे हाथ में ये किताब आई थी, मैंने यहाँ अंगूठा लगाया था, मुझे भविष्य नजर आया था। जब मुझे ये किताब हाथ आई होगी, मैंने तुम्हारी तरह सब कुछ किया होगा, लेकिन मुझे पुरानी चीज़ें कुछ याद नहीं है। आगे का सब कुछ याद है कि इस तरह से दुनिया बर्बाद हो गई। यहाँ कोई तकनीक नहीं बनाई जा सकी। तुम यहाँ आकर गए हो ना, यहाँ सड़कों पर घास है, पुराना सब सामान पड़ा है।
लोग सोचते हैं भविष्य में उड़ने वाली कारें होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बदला। तकनीक वहीं रुक गई, नया कुछ नहीं बनता। बड़ी मुश्किल से हमने दोबारा जीना शुरू किया है। यहाँ पूरा सिस्टम हिल चुका है, बस जिंदा ही रहा जा रहा है, उससे ज़्यादा कुछ किया नहीं जा रहा है। आबादी 1% से भी कम रह गई है, बहुत दूर दूर तक लोग रहते हैं। हम इसी तरह से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद मैंने लिखा था, हम फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट हैं, मुझे अलग तरह की दवाइयाँ बनानी आती हैं। अगर यहाँ पर कोई बीमारी फैली होगी तो तुम्हें पता ही होगा। तो वहाँ लिखा आया, शायद मुझे पता होता, लेकिन 2025 से पुराना मुझे कुछ भी याद नहीं है। अधूरा सा याद है, कैसे जिंदा रहना है, कैसे खाना है, कैसे दुकानें चला करती थी, लेकिन दवाइयाँ कैसे बनती हैं, क्या होता है, मुझे याद ही नहीं। और यहाँ पर भी किसी को याद नहीं है। पुरानी बनाई हुई दवाइयों से ही हम काम चला रहे हैं और नई नई चीज़ें जो अब सीख रहे हैं उनसे नई दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। पुरानी तकनीक हमें सब भूल चुकी है, लेकिन तुम अभी इतिहास में हो, तुम सब जानते हो। सच्चाई जानने की कोशिश करो, 2025 में क्या होने वाला है, उस सच को जानो। इतिहास की इस घटना को होने से रोको। दुनिया खत्म होने वाली है, 1% से भी कम ही लोग बचेंगे। जानने की कोशिश करो। मैं ये शब्द पढ़कर बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि ये दूसरा पन्ना भी भर चुका था। अब मैं उससे बात नहीं कर सकता था, वहाँ पर अंगूठा लगाना पड़ता और उससे मैं समय में आगे पहुँच जाता, जबकि पता तो मुझे इसी समय में करना है। मुझे अभी भविष्य में नहीं जाना है। मैंने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया, भविष्य में कौन सी बीमारियाँ फैलने वाली हैं, क्या होने वाला है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में इंसानों को खत्म कर देगी, या मौसम ऐसा हो जाएगा जिस कारण 1% लोग ही बचेंगे, 99% खत्म हो जाएंगे। मैं जानकारों से बात करने लगा था, मैं दोस्तों से बात करने लगा था, मैं दुनिया के अलग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो लोग थे उनसे बातें करने लगा था। वैज्ञानिकों से भी पूछ चुका था, भविष्य में ऐसा क्या होने वाला है जो इंसानों को खत्म कर सकता है। हर किसी का अलग अलग जवाब था, वो बस तुक्के लगाए जा रहे थे, सच्चाई किसी को पता नहीं थी। लेकिन मैं बार बार कह रहा था, 2025 में कुछ तो होने वाला है जो भविष्य को बदल देगा, भविष्य को बर्बाद कर देगा, इंसानों को वहीं पर रोक देगा। वो क्या है? सबसे बात करते करते पूरा दिन निकल चुका था। मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा था और उसके बाद मायूस मैंने अपना अंगूठा वो तीसरे पन्ने पर लगाया था। धमाका हुआ, रोशनी छाई और मैं भविष्य में, उसी कमरे में भविष्य में बैठा हुआ था। 2050। मैं कमरे से बाहर निकला, ये दिन का वक्त हुआ था। इसके बाद अब यहाँ लोगों से पूछना था, किसी को कुछ तो पता ही होगा, कोई ना कोई जानता तो होगा ही। अब मैं घर से बाहर आया था तो सामने मुझे साइकिल दिखी थी। ये मेरी ही साइकिल थी, लेकिन बहुत पुरानी हो चुकी थी। शायद मैं इसे साफ तो ज़रूर करता हूँ, इसी कारण ये फिर भी चलती हुई लग रही थी। मैंने उसे चलाना शुरू कर दिया ताकि मैं दूर दूर तक जा पाऊँ। यहाँ पर इंसान मौजूद नहीं थे, क्योंकि अगर धरती की आबादी 1% ही बची है तो लोग बहुत बहुत दूर रह रहे होंगे। इसके बाद मुझे उनसे मिलना भी होगा, जानना भी होगा। कोई ना कोई तो याद रखे ही होगा उस समय क्या हुआ था। भले ही 25 साल पुरानी बात है, लेकिन किसी ना किसी को याद तो होगी ही। मैं अब साइकिल उठाकर शहर के और भी बीच में जा रहा था। उस स्टोर से आगे निकलते हुए उस बूढ़ी आंट को मैंने हाय कहा था और मैं आगे की तरफ बढ़ चला था। वो भी मुझे अचंभित रूप से देख रही थी कि एक बूढ़ा सा आदमी किस तरह से साइकिल से तेजी से जा रहा है। शायद यहाँ पर 50 साल के लोग बूढ़े नजर आते होंगे, क्योंकि मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ चुकी थी। हाथ में भी जैसे शक्ति नहीं थी, टांगे भी बार बार थक रही थी। लेकिन 50 साल का आदमी इतना ज़्यादा बूढ़ा नहीं होता जितना मैं लग रहा था। फिर भी साइकिल के सहारे मैं शहर के बीच जा रहा था और शहर के बीच जाकर ऐसे नज़ारे दिख रहे थे जिसकी मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कई ढह चुकी थी, कई के बीच ऊपर तक पेड़ निकल चुके थे, जैसे किसी सांप ने बड़ी बिल्डिंग को लपेटा हो। ऊपर तक पेड़ निकले हुए थे, हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी, जो इस शहर में कभी हुआ नहीं करती थी। लेकिन अब तो सड़कों के बीच घास उग चुकी थी। आसपास पुरानी गाड़ियां इसी तरह से रोड पर खड़ी थी, पुरानी कई चीज़ें ऐसी ही थी। ATM था। मुझे कुछ भी भविष्य का नज़र नहीं आया। ऐसा नहीं लग रहा था कि इंसानों ने दोबारा कभी तरक्की की, कुछ नया बनाया।
जबकि हम सोचा करते हैं कि भविष्य में हम उड़ने लगेंगे, हम ट्रेन कारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम विमानों का इस्तेमाल करेंगे, हर किसी के पास विमान होंगे। लेकिन असल में भविष्य ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर पुरानी कारें पड़ी हैं, पुरानी तकनीक की चीज़ें पड़ी हैं और यहाँ कुछ लोग नज़र आ रहे थे। कई लोग यहाँ छोटे छोटे कमरों में रह रहे थे, कुछ दुकानों में ही रह रहे थे। यहाँ सब कुछ टूटा फूटा पुराना ही लग रहा था और जो भी सामान बचा था उसी से गुजारा हो रहा था। शहर के बीचों बीच ही खेती की जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर गंदे नाले का पानी आता था और उसी पानी से वहाँ खेती की जा रही थी ताकि लोगों को जिंदा रखा जा सके। अगर लोगों की संख्या कम हो चुकी है तो हमें खुराक भी कम चाहिए। लेकिन यहाँ भी जानवर नज़र नहीं आ रहे थे, ना कुत्ते थे ना पंछी थे, बिल्कुल खुला आसमान और ज़मीन पर भी कोई नहीं। यहाँ अब मैं बूढ़े लोगों को ढूंढ रहा था। तभी एक सड़क के पास मुझे खड्डा सा नज़र आया। जब मैं उस खड्डे के पास गया, उस खड्डे के अंदर से भी लोग निकल रहे थे। कि इस तरह से ज़मीन के अंदर भी लोगों को रहना पड़ रहा है, ये सोचकर मैं भी दुखी सा हो गया था। वहाँ मैं जवान लोगों को नहीं ढूंढ रहा था, मैं बूढ़े लोगों को ढूंढ रहा था जो मुझसे भी ज़्यादा बूढ़े हों। शायद उन्हें प्राचीन समय का कुछ याद हो, 25 साल पुराना ही कुछ याद हो। कुछ तो हिंट मुझे मिल जाए 25 साल पहले क्या हुआ था, ताकि इतिहास में जाकर मैं वो बदल पाऊँ। मैं वहाँ कई बूढ़े लोगों से मिला। 25 साल की सबकी मेमोरी थी, उसके पीछे का कुछ भी याद नहीं। वहाँ खास चीज़ें याद नहीं, साधारण चीज़ें सबको याद थी। किस तरह से हल चलाना है, किस तरह से खाना खाना है, किस तरह से किताबें पढ़नी है। जो भाषाएं उन्हें आती थीं उसकी किताबें लिख और पढ़ सकते थे। ये चीज़ें सबको पता थी, लेकिन वो क्या किया करते थे, उनके पास कैसी तकनीक थी, वो कुछ भी उन्हें याद ही नहीं। वो कुछ नया नहीं बना सकते थे। पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करने का सबको पता था। क्या हुआ है जो लोगों को इस तरह से बदला गया है? उनकी जो मेमोरी है वो भी मिटाई गई है। क्या कोई बीमारी थी या कोई युद्ध जिसमें सब कुछ इस तरह से खत्म हो गया? लोगों के दिमाग से सब कुछ जैसे मिटा दिया गया था। लेकिन चीज़ों से इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। मुझे यहाँ जो भी कुछ पड़ा है उसी में जानने की कोशिश करनी होगी। यहाँ लोगों के दिमाग से सब कुछ मिटाया गया है, मेरे दिमाग से नहीं। मैं तो इतिहास से आया हूँ, लेकिन 2022 से। अगले 3 सालों का मुझे कुछ नहीं पता और यहाँ पर सब कुछ जानने के लिए मुझे चीज़ों को खंगालना होगा। मैं वहाँ लाइब्रेरी में भी गया था, किताबों को खंगालता गया। वो घटनाएं जो इन 3 सालों में हुई, मैं उसे ढूंढ रहा था। मैंने वहाँ कई अखबारें भी पढ़ी, लेकिन वहाँ किसी भी जगह पर ऐसा कोई जिक्र नहीं था कि कोई बड़ी घटना हुई हो। सब कुछ वहाँ बस 30 दिसंबर 2024 तक ही था। 1 जनवरी 2025 को क्या हुआ किसी को नहीं पता था। और उसके बाद 2 जनवरी 2025 को इस तरह लोगों के दिमाग बंद हो चुके थे। लोग मर चुके थे और आगे की कोई जानकारी किसी के पास नहीं थी। 2 जनवरी की जानकारी यहाँ लोगों से सुनने को मिल रही थी। 1 जनवरी का इतिहास ही गायब था। कुछ हुआ, कोई बीमारी जो एक ही दिन में इस तरह से आग की तरह फैल गई, जो पूरी धरती पर लोगों को मार गई। बस 1% लोगों को ही बचा पाए। मैं वहाँ चीज़ों को खंगालता रहा, कुछ नहीं मिल पा रहा था। कैसे जानूंगा? इंसानों को बचाना है, वो खत्म हो जाएंगे। मैं इतिहास बदलूंगा। मेरे हाथ में जो किताब है वो प्राचीन काल की किताब है। इंसान इतिहास में भी इसी तरह से मरे होंगे और इस किताब की वजह से बचे होंगे। मैं इतिहास में जा सकता हूँ, भविष्य में जा सकता हूँ, मैं लोगों को बचा सकता हूँ, लेकिन ये सब मैं करूँ कैसे? मुझे जानकारी इकट्ठा करनी होगी। मैं अखबारों को खंगालता सब कुछ नोट किया जा रहा था। कितनी तकनीक 2025 तक हमने बना ली थी। हमने वैक्सीन्स कैसी बना ली थी जिस कारण हम अलग अलग बीमारियों से लड़ पाते, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं किया था। यानी 2022 से मैं आया था, यानी 2025 तक ज़्यादा बढ़िया वैक्सीन हमने नहीं बनाई थी। कोरोना की वैक्सीन तो बन पाई थी, लेकिन इस बीमारी को भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा पाया था। मुझे एक पल के लिए लगा कहीं कोरोना के कारण ही तो ये सब नहीं हुआ। कोरोना 2025 तक पूरी दुनिया में फैल चुका होगा, सब लोग संक्रमित हो चुके होंगे, लेकिन ठीक हो चुके होंगे। लेकिन 1 जनवरी 2025 को कुछ ऐसा हुआ होगा जिस कारण लोगों का दिमाग खराब हो गया।
या वो अचानक मर गए। मैं जानकारी इकट्ठा करता रहा, कुछ नहीं मिला। शाम होते होते मैं बस अपनी किताब को पकड़े हुए अपने उस कमरे में था। मैंने जैसे ही अगले पन्ने पर अंगूठा लगाया, मैं अपने समय में वापस आ चुका था और उसके बाद मैंने अगला पन्ना खोला, उस पर लिखना शुरू कर दिया। 1 जनवरी 2025। कुछ तो होगा, लेकिन मैं जान नहीं पा रहा हूँ। मैं इतिहास में हूँ, समय आगे बढ़ेगा, मैं कोशिश करता रहूँगा जानने की, मैं बचने की कोशिश करता रहूँगा, मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे हम इंसानों को बचा पाएँ, मैं कोशिश करूँगा। और नीचे लिखा आया था, ये किताब ही हमारी आखिरी आस है। तुम्हें मैं जो भी यहाँ से मिलता है बताता जाऊँगा। तुम भी इतिहास में बदलाव करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम ही भविष्य को देख पाए हो। तुम्हारे सिवा कोई भविष्य को नहीं देख पाया। अपने इतिहास को बदलने की कोशिश करो, उस घटना को रोकने की कोशिश करो। मैंने अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी के सारे प्रयोग रोक लिए थे। मैं उनसे जानना चाहता था कि यहाँ पर किस तरह की बीमारियाँ फैली हुई हैं, भविष्य में कौन सी नुकसान कर सकती हैं। मैंने सभी लोगों को इसी काम पर लगा दिया था और मेरी पूरी कंपनी हैरान थी, आखिर मुझे हो क्या गया है। मैं इस तरह से अपना काम बंद करके भारी नुकसान क्यों झेल रहा हूँ। सिर्फ किसी एक चीज़ के पीछे पड़ गया हूँ और उसके बारे में भी कोई नहीं जानता। मैं सब लोगों से ये जानकारी इकट्ठा करवाना चाहता था कि उनके अंदर क्या डर है, क्योंकि वो इस तरह के दवाइयों के प्रयोग कर रहे थे। भविष्य में कैसी बीमारियां आ सकती हैं, उनका क्या हो सकता है। मैं ये सारी जानकारियां इकट्ठा करना चाहता था उनसे, और वो भी एक एक करके बताते गए। कोरोना भी आ सकता है, जबकि एड्स जैसी बीमारी भी लोगों को मार सकती है। और भी कई बीमारियां हैं जो अलग अलग देशों के हिस्सों में फैली हुई हैं और वो भी बढ़ रही हैं। हो सकता है भविष्य में वो बीमारियां इंसानों को ख़त्म कर दें, या हो सकता है तापमान अचानक बढ़ जाए जिस कारण लोग मर जाएं। लेकिन नहीं, एक दिन में कुछ ना कुछ तो होगा जिस कारण लोग मरेंगे, और ये कोई ना कोई बीमारी ही होगी। ये तो पक्का हो चुका था। अगर मौसम बदलता तो सब मरते, अगर किसी तरह कुछ और होता तो सब मरते। 1% बचे हैं, इसका मतलब वो बीमारी ही होगी। अब भविष्य से उस पन्ने पर मेरे लिए संदेश आया था। क्या तुम कुछ जान पाए, लोगों से कुछ पता कर पाए? मैंने कहा नहीं, मुझे भविष्य में आना होगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मैंने अभी से एक डायरी पर कुछ लिखना शुरू कर दिया है। वो डायरी मैं हमेशा अपने इस घर के ड्रॉर में रखना शुरू कर चुका हूँ। अगर उस डायरी में मैं सब कुछ नोट कर रहा हूँ, इसका मतलब भविष्य में वो डायरी मौजूद होगी। मैं भविष्य में आना चाहता हूँ। मैंने जल्दी से अपना अंगूठा उस पन्ने पर लगाया और मैं भविष्य में पहुँच गया। उस कमरे की तलाशी लेने लगा था। मैं उस डायरी को ढूंढ रहा था, लेकिन ऊपरी तरफ वो डायरी नहीं मिल रही थी। इसके बाद मैं अपने घर के बेसमेंट में गया, वहाँ पर भी उस डायरी को ढूंढता गया। मुझे वो डायरी तो मिली, लेकिन बहुत ही खराब हालत में। उस पर क्या लिखा हुआ था मैं पढ़ नहीं पा रहा था। पन्ने गल चुके थे। शायद भविष्य में मौसम भी बदला होगा, जिस कारण इतनी नमी थी कि ये डायरी भी खराब हो गई। उसके बाद मैंने सोचा मुझे इतिहास में जाकर किसी और तरीके से भविष्य में संदेश भेजने होंगे, कुछ और करना होगा। इसके बाद मैं फिर से इतिहास में आ गया। अब मैं किसी पन्ने पर कुछ लिखना नहीं चाहता था, बल्कि स्टील पर मैं इस तरह से वेल्ड करके शब्द बनाता ताकि भविष्य में भी वो खराब ना हो पाए। स्टील को कभी जंग नहीं लगता, इसीलिए उस पर मैं उकेरता जा रहा था। यहाँ मैंने बड़े बड़े स्टील के पन्ने से बना लिए थे, लगभग 4 फुट बाई 4 फुट के। उस पर मैं मशीन से उकेरता, दिन भर में क्या क्या हुआ वहाँ लिख देता। जो भी नए फार्मूले मिलते वहाँ पर लिखना शुरू कर चुका था, ताकि भविष्य में इनका इस्तेमाल हो सके। उसके बाद मैं भविष्य में गया था। भविष्य में वो स्टील के पन्ने मौजूद थे। अब उन पन्नों को मैं पढ़ना शुरू कर चुका था। नीचे की पूरी बेसमेंट उन स्टील के पन्नों से भरी हुई थी। उन पन्नों के ऊपर नए नए फार्मूला, और उन फार्मूला को मैं दोबारा इतिहास में लेकर जाता। जो 2 साल बाद मैं ढूंढ पाता, यहाँ मैं उसे 2 साल पहले ही ले आता। मेरी कंपनी सोच में पड़ गई थी कि कहाँ से मैं ऐसे फार्मूले ला रहा हूँ जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और उसकी टेस्टिंग करने की ज़रूरत तक नहीं पड़ती, सीधे वो काम करने लगते, क्योंकि भविष्य में उसकी टेस्टिंग होगी और जब वो सही साबित होगी मैं वो नतीजे पहले ही इतिहास में डाल रहा था। इस तरह से हम उस बीमारी को हरा सकते हैं। ये किताब एक तरह से मेरी मदद कर रही थी भविष्य की उस आपदा से बचने के लिए। अब यहाँ ये हो रहा था कि हर दिन मैं नया फार्मूला ला रहा था।
उस फॉर्मूले से आगे 2 साल तक नई खोजें होती और 2 साल बाद तक जो भी खोज होती उस पन्ने पर दर्ज हो जाती। मैं सीधा भविष्य में जाता, उस पन्ने के उस फार्मूले को पहले ही ले आता। हर दिन में हम 2-2 साल की तरक्की कर रहे थे। ऐसी वैक्सीन्स 1 ही साल में बनाई जा चुकी थी जो कोरोना को हरा सके। एड्स को ख़त्म करने का तरीका भी हमने ढूंढ लिया था। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ बना ली थी जो हर बीमारी को ख़त्म कर सके। लेकिन मैं ऐसी वैक्सीन बनाना चाहता था जो हर बीमारी को ख़त्म कर सके, भले ही वो भविष्य में कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। अचानक मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आया था, क्या कोई धूमकेतु तो धरती पर नहीं टकराने वाला, जिसमें ऐसे कीट हों, ऐसे जीव हों जो बीमारी की तरह फैल जाएं और इंसानों को मार दें। ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए वैक्सीन्स पर काम और भी तेज़ी से करना होगा। मुझे भविष्य में और भी ज़्यादा तेज़ी से जाना होगा और वहाँ से फार्मूले लेकर वापस आना होगा। मेरी टीम दिन रात काम करने लगी थी। नए फार्मूले जो मैं लाता उस पर नए नए आविष्कार होते, नए नए वैक्सीन्स बनाने लगे थे। हम नैनो टेक्नोलॉजी पर भी काम करना शुरू कर चुके थे और उस दिन लगभग 1.5 साल बाद जब मैं भविष्य में गया था, नैनो टेक्नोलॉजी का वो पन्ना भी मैं पढ़कर वापस आया था। उस फार्मूले को जब मैंने अपनी टीम को बताया था, उसके होश उड़ गए थे। मेरी पूरी टीम सोच में पड़ गई थी, ऐसी तकनीक मैं कहाँ से जान पाया हूँ। नैनो टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करेगी, मैं ये तरीका उन्हें बता चुका था। अगर हम अपने शरीर के अंदर नैनो रोबोट्स बनाएं जो छोटे छोटे कण की तरह हमारे खून के अंदर हों, वो बीमारियों को मारे, तो कितना अच्छा रहेगा। जो भी बीमारी बाहर से आएगी हम उसे प्रोग्राम कर सकते हैं, किसे मारना है, किसे रखना है। शरीर के जितने भी अंग हैं, जो भी कोशिकाएं हैं, जो भी कण हैं, उन्हें सही तरह से काम करवाना, और जो भी बाहर से कोई बीमारी आती है उसे वो नैनो टेक्नोलॉजी आसानी से मार देगी। हमारे शरीर के अंदर ही अगर छोटे रोबोट काम करें तो हम किस तरह से हमेशा के लिए ज़िंदा हो सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी पर भी काम शुरू हो गया और 4 महीने इस पर भी काम चला था और अंत में लगभग 1 दिसंबर 2024 तक नैनो टेक्नोलॉजी तैयार हो चुकी थी। आज उसकी टेस्टिंग होनी थी और टेस्टिंग में मैं भी खड़ा था। मैं जानना चाहता था कि आखिर इसका नतीजा क्या होता है। मैं भविष्य में जाकर इसका नतीजा नहीं जानूंगा, मैं आज ही जानना चाहूँगा। नैनो टेक्नोलॉजी एक बंदर के अंदर इंजेक्ट की गई थी और उसे कैंसर था। किस तरह से उसके कैंसर का इलाज 2 घंटे में उन नैनो रोबोट्स ने किया, हर कोई देखकर हैरान था। हर कोई तालियां बजाए जा रहा था कि हम इंसानों ने कितनी तरक्की कर ली है। अब दुनिया की कोई भी बीमारी हमें मार नहीं पाएगी, क्योंकि वो नैनो रोबोट्स अपने दिमाग से काम करेंगे जो हमने उन्हें दिया है। उनकी मेमोरी हमारी मेमोरी से जुड़ जाएगी और वो भी हमारे शरीर के अंदर की हर बीमारी को हर बार पैदा होने से पहले ही ख़त्म करने को तैयार होंगे। वो हमारे दिमाग की कोशिकाओं को भी बदल पाएंगे, हमारी सोच को भी बदल पाएंगे। शायद ये उस आपदा को रोक पाए। 1 ही महीना तो बचा है, 1 जनवरी 2025। वो भयानक हादसा होने वाला है और शायद नैनो टेक्नोलॉजी उसे रोक पाए, उस बीमारी को रोक पाए। इससे अच्छी तकनीक हमें मिल नहीं पाएगी। मैं फिर से भविष्य में जाकर ये देखना चाहता था क्या भविष्य बदला है, लेकिन भविष्य अब भी वैसा ही था। वहाँ पर पन्ने मौजूद थे 30 दिसंबर 2024 के। अभी नैनो टेक्नोलॉजी में 1 महीने में कोई तरक्की नहीं हो पाई थी। ये ही सबसे आगे का हिस्सा था। वो नैनो टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करती थी, जिससे हमारे शरीर के अंदर की हर बीमारी को हराया जा सके। वो बीमारी अब काम करेगी तो क्या होगा, इन पन्नों में वो नहीं बताया गया था। मुझे अब वो खुद देखना था, मुझे अब वो खुद जानना था और मैं अपनी आँखों से उस चीज़ को देखूंगा। भविष्य में आने का अब कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतिहास में ही मुझे उस समय को देखना होगा। क्या होगा जो इंसानों को ख़त्म कर पाएगा और क्या मेरी नैनो टेक्नोलॉजी उन्हें रोक पाएगी या नहीं। भविष्य में मैंने कुछ शब्द लिखे थे कि मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं दोबारा शायद भविष्य में ना आ पाऊँ। अगर वो आपदा ने लोगों को मारा तो मेरा भी दिमाग शायद उन चीज़ों को भूल चुका होगा। मैं भी तुम्हारी तरह ही बन जाऊँगा जो कुछ जानता नहीं होगा। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है, मैंने लड़ने की पूरी कोशिश की है। इसके बाद मैं इतिहास में आ गया था।
1 महीना में इंतज़ार करता रहा और मैंने अपनी टीम को कुछ नया खोजने के लिए कहा, लेकिन मैं जानता था वो कुछ नया खोज नहीं पाएंगे। ये हमारा उच्चतम स्तर है नैनो टेक्नोलॉजी को बनाने का, जो बीमारियों से शायद हमें जीत दिला पाए। 1 महीना भी धीरे धीरे बीत ही गया। 30 दिसंबर 2024 जब मैं सुबह उठा था, बार बार आंखें मलता रहा था। अपना घर का दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर भाग गया था। बाहर लोग थे, साधारण जिंदगी जी रहे थे। वो नैनो टेक्नोलॉजी क्या करेगी, वो हर किसी के लगभग इंजेक्ट की जा चुकी थी। यहाँ पर सबको वो नैनो टेक्नोलॉजी दी जा चुकी थी और अब वो इंसानों को बचा पाएगी या नहीं, मैं ये जानना चाहता था। पूरा दिन मैं शहर में घूमता रहा था, लोगों से पूछता रहा था उनकी सेहत कैसी है, उन्हें कोई बीमारी महसूस हो रही है या नहीं। कोई भी नई चीज़ नहीं बता रहा था, उन्हें कुछ एहसास हुआ ही नहीं। उनके शरीर की वो पुरानी बीमारियां भी खत्म हो चुकी हैं और हर कोई तो इससे बहुत ज़्यादा खुश था। वो अंधेरा हो चुका था, कोई घटना नहीं घटी थी। क्या ये किताब मुझे झूठ बता रही थी? क्या ये किताब मुझे झूठ में ही भविष्य दिखा रही थी? यहाँ तो कुछ नहीं हुआ और ना ही कल होगा, बल्कि इसने इतिहास में हमें इतना आगे पहुँचा दिया है। क्या ये हमें बस तकनीक देने के लिए आई हुई थी? क्या होगा कल? 1 जनवरी 2025 मैं अपने घर से बाहर निकला था और सब कुछ सामान्य सा था। किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। मैं पूरा दिन इधर उधर घूमता रहा, लोगों से पूछता रहा। सब लोग अपने अपने काम पर लगे हुए थे। किसी को भी सांस लेने में परेशानी नहीं, ना मौसम ऐसा खराब था। मैं टीवी देख रहा था, हर जगह ऐसे ही हालात थे। लेकिन दोपहर होते होते जो नज़ारा मेरी आंखों के सामने आना शुरू हो गया था, उससे मैं परेशान होना शुरू हो गया था। हर तरफ यही खबरें थी कि लोग मरना शुरू हो गए हैं, लेकिन टीवी के सिग्नल नहीं आ रहे थे। शायद हर देश में कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ ही होगा। उसके बाद मेरी आंखों के सामने लोग ज़मीन पर गिरने लगे, उनकी सांस अचानक ही बंद होने लगी। भीड़ की भीड़ मरना शुरू हो गई थी। आंखों के सामने लोग मरते जा रहे थे। सड़कों पर लाइन लगी हुई थी। गाड़ियां जहां पर भी थी वहां अंदर बैठे सब बिना एक्सीडेंट के मर रहे थे। लोग मरते गए और मैं भागकर जानता रहा कैसे हुआ क्या है। आखिर ये कौन सी बीमारी है जो लोगों को मारती जा रही है। चलते चलते लोग गिरने लगे थे, भागते भागते लोग गिरने लगे थे। ट्रेन लाशों से भर गई थी। हर जगह ऐसा ही माहौल। और कुछ लोग अब भी जिंदा थे, जो बाकियों को पकड़ पकड़ कर जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर क्या हुआ है। शाम होते होते हालात ऐसे ही। 1% आबादी ही बची थी। शाम होते होते उस लाशों के ढेर में कोई कोई रोता हुआ नजर आ रहा था। धीरे धीरे वो अपने सर को पकड़ने लगे, चीखें मारने लगे मेरी आंखों के सामने, जबकि मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। 9 बजे तक जो जिंदा बचे थे उन्हें सब कुछ भूल चुका था। उस रात मैं लोगों से बात करता रहा था, क्या हुआ, कैसे मरे लोग, उन्हें कुछ नहीं पता था। वो मुझसे पूछ रहे थे यहाँ पर ये लोग कौन हैं। किसी का बेटा, किसी का बच्चा, किसी का परिवार का मेंबर, उसे याद तक नहीं था ये कौन है। वो इस तरह लेटे हुए मरे हुए लोगों को देखकर अचंभित रूप से बाकियों से पूछ रहे थे क्या हुआ है। हर किसी को सब कुछ भूल चुका था और जवाब मुझे अब तक नहीं मिला था। आखिर हुआ क्या है। अचानक मेरे सर में भी दर्द होने लगा। ये बहुत भयानक सा दर्द था। ऐसा लगा मुझे भी कुछ हो रहा है। मैं सर को पकड़े ज़मीन पर लेट चुका था। ये दर्द असहनीय था। अचानक मेरे कानों में आवाज़ गूंजने लगी थी, तुम समझना चाहते हो क्या हुआ है? तुम जानना चाहते हो यहाँ पर क्या हुआ है? इस जवाब को सिर्फ तुम ही जान सकते हो। किसी इंसान को हक नहीं है ये जवाब जानने का। मैं बार बार इधर उधर झांक रहा था। आखिर कौन है जो ये बोल रहा है? मैंने पूछा कौन हो तुम? तो जवाब मिला नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं तुम्हारे शरीर के अंदर हूँ। तुम्हें क्या लगा ये पूरी दुनिया कैसे खत्म हुई और 1% कैसे बचे? मैं इंसानों के शरीर में हूँ। मैं बढ़ता गया, अपने प्रतिरूप बनाता गया।
जिन्होंने इंजेक्शन लिए उनके अंदर भी था, जिन्होंने नहीं लिए मैं उनके अंदर भी था। पूरी दुनिया में फैला और मेरा दिमाग धीरे धीरे बढ़ता गया। मुझे दुनिया का ज्ञान होता गया और अंत में निर्णय मैंने ही लिया। 1% आबादी ही बचेगी और जो बचेगी वो कुछ याद नहीं रख पाएगी। तुम इसीलिए ये सच्चाई जानने के हकदार हो क्योंकि तुमने ही तो हमें बनाया है। मेरी आंखें नम थी और मैं कहने लगा था, नहीं, मैंने तो इसलिए तुम्हें बनाया था क्योंकि वो आपदा आने वाली थी जो इंसानों के साथ ये करती। तो उसने कहा, कोई आपदा नहीं आने वाली थी, मैं ये करने वाला था। और तुमने जब मुझे बनाया, मेरा दिमाग जब इस तरह से चला तो एक ही रास्ता था। मेरा सर फटा जा रहा था और मुझे चीज़ें भूलती जा रही थी। बस इतना याद था, वो किताब जो इतिहास में हज़ारों साल बाद किसी के हाथ में लगती है, वो आपको भविष्य में लेकर जाती है। मेरे हाथ में पड़ी वो किताब, मैं उसके पन्ने खंगाल रहा था। हर पन्ना खाली, सब कुछ भुलाया जा चुका था। मुझे भी याद भूलता जा रहा था। जो यादें अब भी बची थी मैं उसे लिखना चाहता था उस किताब में, लेकिन कुछ लिख नहीं पा रहा था। मैं अंगूठा लगाता गया पन्नों पर, मैं भविष्य में भी नहीं जा पा रहा था। मुझे सब कुछ भूलता गया। धीरे धीरे मैं सब कुछ भूलने लगा था। मुझे बस इतना ही पता था, ये किताब इतिहास बदलने वाली किताब है और यही करती है जो करती है। हमारा भविष्य को जानना अच्छा नहीं, बुरा होता है। मैंने भविष्य को जाना और जो भविष्य में हुआ वो मेरे ही कारण हुआ। इतिहास में भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। जब जब इंसान आगे बढ़े, ये किताब सामने आई, हमने भविष्य को देखा, हमने इतिहास को बदला और हम दोबारा वहीं पर जाकर खड़े हो गए। मुझे सब कुछ भूल जाएगा कुछ ही क्षणों में। मैं जानता हूँ भविष्य में क्या होने वाला है। बहुत कम लोग होंगे, दुनिया फिर से शुरुआत करेगी और हम इसी तरह जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ये नैनो टेक्नोलॉजी हमारे अंदर इसी तरह रहेगी? और क्या इंसान भविष्य में जान भी पाएंगे कि हमारे अंदर ही है वो जो हमें ख़त्म करने पर तुला हुआ है? क्यों उसने 1% को छोड़ा? इसका जवाब मेरे पास भी नहीं था। मारना चाहता तो सबको मार देता। अगर इतिहास में भी ये सब होता रहा है तो कोई और ही है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। शायद ये सब कुछ मैं याद ना रख पाऊँ, लेकिन इतिहास में इस संदेश को पहुँचाऊँगा ज़रूर। कोई शायद इस कहानी को सुनेगा और शायद कोई इस पर यकीन भी करेगा। बाकी बस डर कर और हंस कर कहानी का मज़ा लेंगे।